V1 V2 V3 V4 कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि A1 A2 A3 हो सकते हैं। ये A1 A2 A3 आ सकता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। याद करो F नेट बराबर M ACUM लिखते हैं, P नेट बराबर M टोटल VCUM लिखते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर हाफ M टोटल इंटू VCUM स्क्वायर नहीं लिखते। काइनेटिक एनर्जी को हाफ M1 V1 स्क्वायर, हाफ M2 V2 स्क्वायर, हाफ M3 V3 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। यस और नो, ऐसी बहुत सारी बातें। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर होगा तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। ये कहानियां पूरे एक लेक्चर सुनाई आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और याद कर, जो लास्ट कहानी आपको स्पेशल से सुनाई थी जिसपे मैं सवाल लाया था, वो क्या था, ये वाला। ध्यान देख, कहानी किस जगह चल रही थी मैं आपको बताता हूं, उसी पे ये सवाल है। और आज का लेक्चर सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल, अब सवाल ही सवाल है। अब सवाल ही सवाल है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के। आ जाओ भाई। मान लो मैंने बोला कि अगर एफ नेट इक्वल टू 0 है तो क्या ACUM भी 0 है, क्या VCUM कांस्टेंट है? अरे हाँ सर, इसका एक स्पेशल केस, कौन सा केस, कि अगर VCUM 0 हो, क्या दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? सही बताऊं तो हम स्पेशल केस के सवाल करेंगे, अब 2-4 स्पेशल केस के, कि जिसमें नेट फोर्स भी 0 है और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार भी 0 है। ओ हो, तो क्या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा? तो क्या M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0? याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, उसी पर बेस्ड अपन सवाल करेंगे। लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक सवाल दिया भी था, उसको ट्राई करते हैं। आ जाइए। कुछ याद है कि भूल गए हो? नहीं सर, बढ़िया लेक्चर जो अपन ने पढ़ा था लास्ट टर्न पे, उसी की बातों को अब अपन करेंगे। दिमाग खुला रखिए, मास्टर की तरफ ध्यान दीजिए। जल्दी से बता दीजिए कितने लोग नहा के आए हैं, फटाफट बता दो कितने लोग नहा के आए हैं। अरे बता दो। वाह, ये लोगों ने झूठ बोला अभी। मान लो सुंदर कन्या है, बहुत बढ़िया, 50 किलो की एक एंड प्लैंक के एंड पे खड़ी हुई है, 10 किलो का प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ 20 मीटर है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट बिटवीन द प्लैंक एंड द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म और प्लैंक के बीच में यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। पर सोचो, फाइनल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैंक व्हेन द सुंदर कन्या रीचेस टू द अदर एंड। पहले समझो अच्छे से। मान लो सुंदर कन्या ऐसे प्लैंक पे चलना चालू कर दी, पहले फील करो, सुंदर कन्या और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, तभी तो सुंदर कन्या चल पाएगी। अरे हाँ सर, वरना सुंदर कन्या कैसे चल पाएगी? पर प्लैंक और ग्राउंड के बीच में नहीं। अच्छा, पहले फील करो, सुंदर कन्या जब आगे चलेगी ऐसे, तो सुंदर कन्या पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे, जबकि प्लैंक पे कहां लगेगा? पीछे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं क्या सुंदर कन्या पर नेट फोर्स 0 है? नहीं, वरना सुंदर कन्या चलेगी कैसे? फ्रिक्शन है तभी तो चली। क्या नेट फोर्स, ध्यान सुनना, पहला सवाल है, फील के साथ बता रहा हूं, फिर फील नहीं कराऊंगा। एफ नेट ऑन सुंदर कन्या नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट ऑन प्लैंक नॉट इक्वल टू 0, एफ नेट ऑन सुंदर कन्या प्लस प्लैंक और 0। अगर सुंदर कन्या और प्लैंक को दोनों को एक साथ ले लूं तो सुंदर कन्या पे फ्रिक्शन लगा आगे, क्या प्लैंक पर लगा पीछे? क्या फ्रिक्शन विल एक्ट एज इंटरनल फोर्स, एफ एक्ट एज इंटरनल फोर्स। अरे हाँ सर, वर्टिकल में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सब बैलेंस है तो रेस्ट पर है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सुंदर कन्या पर नेट फोर्स 0 नहीं है, प्लैंक पे भी 0 नहीं है, पर सुंदर कन्या और प्लैंक पे मिलाके 0 है, क्योंकि प्लैंक और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले। अच्छा, यानी कि एफ नेट इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई है ऑन सिस्टम। सिस्टम कौन? सुंदर कन्या प्लस प्लैंक। पहला सवाल है, बिल्कुल फील के साथ बता रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर, मजा आया सर, बोलो क्लियर एकदम? यस सर, गॉट योर पॉइंट। अब क्या करें, ध्यान से सुनो। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करें, सुने। देख, जब सुंदर कन्या आगे चलेगी तो प्लैंक पे लगेगा पीछे फ्रिक्शन, सुंदर कन्या पे लगेगा आगे, तो प्लैंक कहां जाएगा?
पीछे, और सुंदर कन्या कहाँ जाएगी? आगे। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 0, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं, दोनों का मिला के, प्लैंक और सुंदर कन्या का मिला के मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं हिल रहा। क्यों? अरे जब सुंदर कन्या की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बालक प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की तो 0 ही होगी। हाँ, और तो स्पेशल केस हो गया, नेट फोर्स भी 0 है और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार भी 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ओ हो, बात तो समझ आ गई सर। अब देख, अगर सुंदर कन्या आगे चलेगी तो प्लैंक कहां जाएगा? पीछे देख। अरे हाँ सर, देख देख देख, ध्यान सुनना अच्छे से, बोलो क्लियर। हाँ सर, सुंदर कन्या गई आगे तो प्लैंक कहां गया? पीछे। ओके, मान लो कि प्लैंक चल गया x, कितना चला? x। तो सोच ये टोटल लेंथ कितनी है? l। तो सोच सुंदर कन्या कितनी चली? 20 माइनस x। अगर प्लैंक चला x तो सुंदर कन्या कितनी चली? 20 माइनस x। प्लैंक किधर चला? पीछे। सुंदर कन्या किधर चली? आगे। क्या ये इक्वेशन लगाई जा सकती है? कौन सी? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ओ हो, m1 सुंदर कन्या को मान लो, यानी कि 50 किलो। क्या सुंदर कन्या आगे चली 20 माइनस एक्स? यस, इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ओके, m2 कौन? प्लैंक। ओके, 10 किधर चला? पीछे की आगे, पीछे की आगे सर, पीछे तो माइनस एक्स इक्वल टू 0। 0 ने 0 को मार दिया, 520 100, 100 माइनस 5x माइनस एक्स इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई 100/6 यानी कि 50/3 मीटर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। क्या मेरी बात क्लियर है? बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, शानदार सवाल। हाँ बोलो, सवाल अच्छा है कि नहीं है? ऐसे कोई सॉल्यूशन बहुत लंबा नहीं है। क्या सवाल एग्जामिनेशन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, सिंगल करेक्ट में, बिना किसी दिक्कत, है कि नहीं? अरे हाँ सर, तो अपने को बात समझ में आनी चाहिए। x इक्वल टू 50/3, x इक्वल टू 50/3। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, क्लैरिटी है सर। अरे पक्का सर, अरे हाँ ना तो बोलो सर। ओके ठीक सर, x इक्वल टू 50/3 मीटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पक्की बात सर, मजा आ रहा है सर। चलो भाई, अब क्या करें? कुछ मत करो, आगे चलो, आगे चलो। एक और करा दूं ऐसा? क्या कंसेप्चुअली समझ में आया? ऐसे 2-3 कराऊंगा, देखना ध्यान से, मजा आएगा तेरे को। अब दूसरा तू ट्राई करना, थोड़ा सा अच्छा देख। 50/3, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ, सवाल करते हैं आज। अच्छा, मान लो कि मैं और मेरी बीबी, ये मैं 80 किलो का, है ना? ये लोग कह रहे हैं 80 के नहीं सर, आप मेरे हिसाब से कम 2 क्विंटल के तो होगा, है कि नहीं? 80 किलो का हूं, एनवी सर 80 किलो के, और मेरी बीवी का वजन थोड़ा मैंने कम दिखाया है, 60 किलो। कितना? 60 किलो। इसमें प्लस माइनस 40 और कर लो, तो 60 किलो मेरी बीवी का वजन। ये अपनी हो गई स्वाति मैम, और ये हो गया एनवी सर। और ये सिचुएशन है शादी के पहले, सिचुएशन बिफोर शादी। ओके, 10 मीटर की बोट में, ठीक, 10 मीटर बोट लंबी है, बोट का वजन 20 किलो। अब क्या हुआ कि शादी के पहले तो प्रेम जरूरी है, क्या कहते हो भाई, है कि नहीं? तो भाई ठीक है, तो हम दोनों बोट के एक किनारे पे थे, वो इस किनारे पे, मैं इस किनारे पे। बोट बीच में रुकी हुई थी, बिल्कुल शांत नदी में। शांत नदी इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये मान लो कि बोट और नदी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक भाई, नदी और बोट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम दोनों ने सोचा क्यों ना बीच पे मिले, बीच पर मिले नहीं, बीच में मिले। बीच वाला मत समझे ना, समुद्र के पास वाला, बीच में मिले मतलब मिडिल में मिले। तो कुछ स्वाति मैम चलेंगी, कुछ एनवी सर चलेंगे, और कहां मिलेंगे? बीच में। आधा तू चल, आधा मैं चलूं, यस और नो?
ओके, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई 20 किलो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट व्हेन बोथ वॉक टू मीट इन द मिडिल ऑफ द बोट। अच्छा, जब दोनों मिडिल ऑफ द बोट पे आ जाएंगे, बढ़िया सवाल है। पिछले सवाल से और अच्छा हो गया, दो चल रहे हैं इसमें, पहले में तो एक ही चल रहा था। हाँ, एक वाला मैं और भी करा सकता था, पर थोड़ा लेवल अच्छा ले लिया। तुम ट्राई करोगे क्या? अरे ट्राई करोगे क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, सोचते हैं। अरे ट्राई करोगे क्या? ट्राई करो, करना वही है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, अच्छे से पड़ेगा। सुंदर कन्या, एनवी सर, सॉरी सुंदर कन्या नहीं, स्वाति मैम, एनवी सर और बोर्ड पे कुल मिलाकर फोर्स 0 है। खाली एनवी सर पे 0 नहीं है, खाली स्वाति मैम पे 0 नहीं है, खाली बोट पर 0 नहीं है। क्या ये बात समझ आती है कि एफ नेट इक्वल टू 0 ऑन बोट प्लस स्वाति मैम प्लस एनवी सर, हाँ, एंड VCOM इक्वल टू 0, देयरफॉर COM इज एट रेस्ट। ओके, VCOM क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियली ना तो एनवी सर चल रहे थे, ना स्वाति मैम चल रही थी, ना बोट चल रही थी। अगर तीनों ही नहीं चल रहे थे तो भाई साहब बहनों, क्या VCOM 0 था? हाँ सर, बिल्कुल 0 था। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर था। ओके, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ आ गया सर, बिल्कुल फील आ रही सर। ओके, अब क्या करें? अरे अब क्या करें? कुछ मत करो, बताओ बोट कितना चली। पहले चलो मैं कॉमन सेंस से तुमसे बात पूछना चाहता हूँ, बोट चली किधर होगी, पीछे की आगे? लॉजिकली सोचो, कौन भारी है, मैं की? हालांकि तू अगर डायरेक्शन आगे भी ले लेगा तब भी आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, पर सोच बोट पीछे जाएगी लॉजिकली। क्यों? मैं भारी हूं ना स्वाति मैम से, तो मैं बोट को किधर धकेल रहा हूं? पीछे। स्वाति मैम किधर धकेल रही है? आगे। मैं धकेलूंगा पीछे तो चलूंगा आगे, स्वाति मैम धकेलेंगी आगे तो चलेंगी पीछे। अच्छा, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत बढ़िया सर, मजा आया, सुंदर, बहुत बढ़िया। ओ हो। तो बताओ, लॉजिकली अगर सोचो तो बोट किधर जाएगी? पीछे। अरे किधर जाएगी? पीछे। हाँ, बताओ, करना यही है। कोई m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3। ओके, कुल मिला के 0 होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। चलो भाई, ये देखो, धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे। हो। देखो, पहले कहां पे थे? मान लो कि अपनी जो बोट थी वो देख ऐसे थी, ठीक। अच्छा, बोट का ये जो मिडिल है, ये इसको ध्यान से समझना अच्छे से। अब देखो बोट कहां चली, देखना ध्यान से। ये बोलो, समझ में आया? फिर से देखना क्या हुआ। अब ध्यान समझना हो क्या रहा है। ये बोट का बिल्कुल मिडिल है, ये पॉइंट, ठीक है। ये 5 मीटर है, कंफ्यूज मत हो ना। अब देखो, बोट जब पीछे चलेगी, चली देखो, ये मान लो बोट कितना पीछे चली? x। तो सोच के देखो कि बोट का बीच यहां पर आ गया, ये बोट का बीच यहां पर आ गया, है ना। ये टोटल दूरी कितनी है? 5। ये टोटल दूरी कितनी है? 5। ये टोटल है 5। तो सोचो एनवी सर कितना चले? 5 माइनस x। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। फिर से देख, ध्यान से, फील आएगी। मैं यहां पर हूं, बोट को अपन ने माना x पीछे चला और सेंटर यहां पर है बोट का। और जब हम चल के आए तो एक बार सुंदर कन्या को देख, सुंदर कन्या कहां पे थी? यहां पर, ये भी 5 था। अब ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना एकदम। बोलो क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, 110% क्लियर है। अच्छा भाई, अब देखो, अगर अपन पीछे चले, देखो, देखो पीछे चले, बोर्ड कितना पीछे चली देखो? x। तो सोच, ये टोटल दूरी 5 है और ये x है, और यहां से लेकर इसके मिडिल से लेकर ये भी तो 5 है, ये भी 5 है ना। हाँ सर, तो ये भी तो x हुआ,
हाँ सर, बिल्कुल सही। तो सोचो एनवी सर कितना चले, 5 माइनस एक्स। सोचो सुंदर कन्या यानी कि स्वाति मैम, गलत बोल रहा हूं मैं, स्वाति मैम कितना चली, 5 प्लस एक्स। और हाँ, स्वाति मैम पीछे चली 5 प्लस एक्स, एनवी सर आगे चले 5 माइनस एक्स, बोट पीछे चली एक्स। ओ हो, हाँ सर, बढ़िया सवाल। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो। इधर कौन चला आपने, बोट और एनवी सर, नहीं सिर्फ एनवी सर, ठीक। तो एनवी सर का मास कितना, 80 इंटू 5 माइनस एक्स। मैडम कितना चली, 60 पर पीछे चली, तो 5 प्लस एक्स पर माइनस के साथ। ये माइनस क्यों लगा रहा हूं बोलो, समझ में आ रहा है, क्योंकि पीछे चले। और तुम्हें कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन होना तो कुछ मत करो, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट जो राइट में चले इक्वल टू मास इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस मास इंटू डिस्प्लेसमेंट जो लेफ्ट में चले। और जैसे तुम्हें अच्छा लगे, ठीक सर। तो ये पीछे चली 5 प्लस एक्स। ऐसे ही बोर्ड कितना चली, पीछे चली एक्स, मास कितना 20, एक्स इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 80 इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 60 5 प्लस एक्स प्लस 20 एक्स। ध्यान से देख, ये टर्म क्या है, जो लेफ्ट में चली और इधर कौन है, जो राइट में चली। तो m1 डेल्टा एक्स और m2 डेल्टा एक्स लेफ्ट वाला, m1 डेल्टा एक्स वाला m2 डेल्टा एक्स राइट वाला। ऐसे भी सोच सकते हो, और नहीं तो ऊपर वाली इक्वेशन से सोच सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। 0 ने 0 को मार दिया। अरे हाँ सर, सवाल तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया सवाल करा रहा हूं, हल्का कोई नहीं हो रहा। अच्छा, 8 5 जा 40, 40 माइनस 8x इक्वल टू 6 5 जा 30 प्लस 6x प्लस 2x। तो 40 माइनस 30 इज 10, बिल्कुल सही। 10 और 6x प्लस 2x कितना, 6x प्लस 2x 8x, 8x प्लस 8x 16x। तो x की वैल्यू मेरी तो आई 5/8 मीटर, 5/8 मीटर बोट पीछे चली। आंसर देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। अरे वाह, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, क्या सॉल्यूशन बहुत कंसेप्चुअल है, कोई बहुत कैलकुलेशन इसमें नहीं है। हाँ सर, मजा तो है। अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, फिर कह रहा हूं आज सवाल ही सवाल है, दिमाग चालू रखिए, कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। पहली वैरायटी के सवाल कौन से हैं, एफनेट 0, VCM 0, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। हाँ, वही वाले सवाल चल रहे हैं। उसमें एक ब्लॉक एक ब्लैंक, मतलब एक बालक एक ब्लैंक, एक सुंदर कन्या एक ब्लैंक कर लिया, ये बोट वाला कर लिया। सोच के देख, क्या मैं ऐसे बोट वाले बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ। मैं बोलूं कि भाई तू इधर खड़ा, कुछ भी बना सकता हूँ मैं सवाल। मैं बोलूं कि यहाँ पे सुंदर कन्या खड़ी है, तू बालक यहाँ पे खड़ा है, अरे हाँ ना बोलो भाई। मान लो कि सुंदर कन्या के पास तेरे को जाना है, सुंदर कन्या तेरे पास नहीं आएगी, तो तू चलेगा सर, है कि नहीं? एक और करा दूं, एक और करा दूं? अरे ट्राई कर पाएगा, अरे ट्राई कर पाएगा? हाँ सर कर पाऊंगा, चलो आ जाओ। तू बालक और एक सुंदर कन्या, बालक वही 80 किलो का, 20 किलो की अपनी कौन बोट, 10 मीटर का अपना कौन, सॉरी 20 किलो की बोट, 10 मीटर की लेंथ उसकी, ये बालक 80 किलो, बीच में खड़ी है कौन, सुंदर कन्या 60 किलो। फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट व्हेन बालक वॉक टू द मिडिल एंड सुंदर कन्या वॉक्स टू द अदर एंड। ये तेरी कहानी है, ध्यान से सुन। तूने भैया, तू बोट के एंड में खड़ा था, तो तुझे देखो और सुंदर कन्या बीच में खड़ी है। हो, चलो उसके पास चला जाए। तू सुंदर कन्या के पास गया बीच में, सुंदर कन्या ने देखा कि तू उसके पास आ रहा है, वो तेरी शक्ल देख के डर गई, वो तेरी शक्ल देखकर डर गई। हो, उसने सोचा भागो, कूद तो सकती नहीं हूं। अरे यस और नो? तो भाई वो सेंटर से कहां चली गई, दूसरे एंड पर। प्रैक्टिकल सवाल है, तेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे यस और नो? हाँ सर। अरे पक्की बात?
फिर से सुनना सवाल। बालक खड़ा है इस एंड पर, सुंदर कन्या खड़ी है बीच में। बालक ने देखा सुंदर कन्या को, सुंदर कन्या की तरफ भागा, पहुंच गया बीच में। सुंदर कन्या ने तुझे देखा, घबरा गई, वो भागी एंड पे। ध्यान से देखो, क्या बालक और सुंदर कन्या दोनों राइट भाग रहे हैं? तो बोलो बोट किधर भागेगी? पीछे। तो उसने यही पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। कहानी अभी भी वो ही है, क्या बालक सुंदर कन्या बोट, पर कुल मिलाकर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि बालक भागेगा आगे, सुंदर कन्या भागेगी आगे, दोनों बल लगाएंगे बोट पे, फ्रिक्शन पीछे, दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, कुल मिलाकर सिस्टम पर नेट फोर्स होगा 0। इनिशियल वेलोसिटी सबकी 0 थी, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। कॉन्सेप्ट ये, तो एफ नेट इक्वल टू 0 फॉर बोट, बालक प्लस सुंदर कन्या, एंड VCOM इक्वल टू 0, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। क्या ये वाला सवाल तुम ट्राई कर सकते हो? अरे ट्राई कर सकते हो क्या? हाँ, ध्यान दे, उसी कॉन्सेप्ट का तीसरा सवाल है, पर चूंकि अच्छे होते हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। चलो ट्राई करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, गड़बड़ मत करना। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। अरे हाँ हाँ कर सकते हो, अरे हाँ हाँ। करो करो, कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। ट्राई करो, ट्राई करो। चलो मैं बताऊं क्या? अरे मैं बताऊं क्या? हाँ सर बताओ बताओ। अब सुन, वही सुंदर कन्या, ये तू बालक, आंखें देख तेरी, फाड़ फाड़ के देख रहा उसको, बेशरम। चलो आ जाओ। अब देखो इधर चलो, चालू देख, ध्यान देखो, ये मैंने लाइन क्यों बनाई पहली, ये बालक और एंड ऑफ द बोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बीच वाली लाइन सुंदर कन्या और डॉट सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ द बोट को कर रहा है। मान लो अपन ऐसे चले, देखो ये हो। अब ध्यान से सुनना, मान लो कि बोट आ गई पीछे x और लड़का आ गया सेंटर पर, तो ये सेंटर भी कितना चला x। यस, हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये सेंटर से लेके यहां तक की कितनी दूरी है? 5। तो सुंदर कन्या कितना चली? सुंदर कन्या तो यहां खड़ी थी ना पहले, हाँ, कितना चली? 5 - x। डायग्राम ढंग से बनाना, बिल्कुल सही सर। अच्छा, बालक क्या पहले यहां खड़ा था? हाँ सर बिल्कुल खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था। ये दूरी कितनी है फिर से? 5। तो ये दूरी कितनी है फिर से? 5 - x। मतलब बालक राइट में कितना चला? 5 - x। सुंदर कन्या भी कितनी चली? 5 - x। दोनों कहां चले? राइट में। तो लेफ्ट में कौन चला? बोट। तो राइट वाले एक तरफ, लेफ्ट वाले एक तरफ, डायरेक्ट लिख दूं? तो देख, 80 × 5 - x प्लस 60 × 5 - x इक्वल टू 20 × x 0 0 0 14 5 - x इक्वल टू 2x। 14 5 = 70 minus 14x इक्वल टू 2x। x इक्वल टू 70/16 35/8 मीटर। अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर। क्या यहां तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल अपने एकदम क्लियर है। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, मजा तो आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर।
कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब क्या करें, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनो, चलो भाई। लो भैया, अब देख थोड़ा सा अपर लेवल ले जाते, थोड़ा सा अपर लेवल, जहां से है वही कंसेप्ट अभी, थोड़ा सा अपर लेवल। तू याद कर, मैं तेरे को एक बात बता दी, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन कब होता है? अच्छा मैंने ये भी बताया था, ध्यान सुन, कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि नेट फोर्स तीनों डायरेक्शन में जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेट फोर्स तीनों डायरेक्शन में जीरो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं है तो क्या करें? अरे तो क्या करें? अरे देखो भाई क्या करें। देखो ध्यान से सवाल। A block of mass 1 kg is kept on a wedge of mass 4 kg and base 4 meter as shown in the figure. Find out distance traveled by the wedge when the block reaches the bottommost point after the system is set free. अब देखो ध्यान से, इस 1 kg पर इधर लग रहा है नॉर्मल, इस पे भी इधर लग रहा है नॉर्मल। एक N1 ऐसे लग रहा है ग्राउंड की वजह से, इस पे mg नीचे लग रहा है यानी कि 40, इस पे नीचे लग रहा है 10। हाँ सर, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो y डायरेक्शन में, ध्यान समझना, n ने n को कैंसिल कर दिया, n1 ने किसी को कैंसिल नहीं करा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेज और ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं तो ऐसे, भाई ये वाला nn तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला 1 kg और 4 kg, ये बच गया 10, ये बच गया 40 और ये बच गया n1। अभी n1 बराबर 50 ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 kg नीचे आ रहा है। हाँ, क्या इसमें n1 50 के बराबर है? नहीं, मैं वर्टिकल, अगर मैं सिर्फ फोर्सेस की बात करूं तो इसमें यही फोर्सेस है जो दोनों को मिलाकर है। अगर मैं दोनों का एफबीडी एक साथ बना लूं, किसका दोनों का एफबीडी? 1 kg और 4 kg का। क्या 1 kg में नेट फोर्स जीरो है? वो तो नहीं है। क्या 4 kg में नेट फोर्स जीरो है? नहीं है। क्या 4 kg और 1 kg में नेट फोर्स जीरो है? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। एफ नेट on 1 kg plus 4 kg not equal to 0। तभी तो 4 kg नीचे 1 kg नीचे आ रहा है। अरे हाँ सर, तभी तो 1 kg नीचे आ रहा है। अच्छा सर, पर एक बात सच्चाई क्या, नेट फोर्स ऑन 1 kg plus 4 kg in x direction is equal to 0। अरे हाँ सर, 1 kg और 4 kg को एक साथ ले लो तो नेट फोर्स तो 0 नहीं है, वर्टिकल में कुछ है, क्योंकि n1 10 और 40 के बराबर तो नहीं है, वरना 1 kg कैसे नीचे आता। हाँ, पर क्या 1 kg और 4 kg को एक साथ ले लें तो क्या दोनों पर मिलाकर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है? और ये पता है, एक डायरेक्शन में 0 वाली कहानी, पूरा 0 नहीं। इससे पहले वाले सवालों में सब जगह 0 था। हाँ, पर इसमें एक डायरेक्शन में 0 है। हो। और क्या, VCOM in x direction, VCOM in x direction is also 0। Therefore COM in x direction is rest। कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ मास, लॉजिकली सोचो तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 kg अगर नीचे आ रहा है तो 1 kg और 4 kg का सेंटर ऑफ मास हिल तो रहा है, पर वो x डायरेक्शन में नहीं हिल सकता। अच्छा, वो x डायरेक्शन में नहीं हिल सकता। ओके सर, वो x डायरेक्शन में हिल नहीं सकता, तो क्या करें सर? हो तो इट्स अ सेंटर ऑफ मास is at rest in one direction question। ये और स्पेसिफिक कर दिया। अब देख इस सवाल को कैसे करेंगे। क्या थोड़ी सी फील आई? अरे क्या कंसेप्चुअली फील आई? हाँ सर, आई तो सही सर, फील आई सर, बिल्कुल 110%। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। हाँ सर। अरे पक्का? हाँ सर। चलो आ जाओ। जब ये इनिशियल सिचुएशन ऐसे थी ना, तो सोचो इनका सेंटर ऑफ मास
ये यहाँ पर था, 4 kg यहाँ पर था, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास ना, तुम बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचो, तो ये सेंटर ऑफ मास हिला, ये कहां आया? नीचे आया, पर ये एक्स डायरेक्शन में नहीं चला। ओके, ये वाई में नीचे आया पर ये एक्स में नहीं हिला, क्यों? क्योंकि अबाउ कंडीशन। ओके, इसलिए ऐसा हुआ। देखो ध्यान से, देखो ये बात तुम ध्यान से देखना। ये अगर इसका मैं आपको फील कराता हूं कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं था पहले, तो यहां कहीं था पहले, तो ये अब यहां कहीं था, मान लो सेंटर ऑफ मास पहले, तो अगर ये यहां था तो सेंटर ऑफ मास इनिशियल स्टेज में यहां था, ये उठकर यहां नीचे आ गया, ऐसा समझो। पर ये एक्स में नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि एक्स में कोई नेट फोर्स है ही नहीं और इनिशियल सेंटर ऑफ मास की कोई रफ्तार नहीं थी। तो वाई में तो चला पर एक्स में नहीं चला। तो एक्स में तो इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। हाँ सर, अब मैं तेरे को फील करके समझाता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ा सा एनिमेशन ऐसे ही हो रहा है, देख। मान लो कि पहले ऐसे थे अपन, कंफ्यूज मत हो, ये 1 kg, ये 4 kg, ये इनिशियल सिचुएशन, ठीक। मान लो कि पहले COM इस जगह था, ठीक। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब ये चला और चलकर मान लो कि प्लैंक यहां पर आ गया, इस जगह, ये तो हो सकता है COM यहां आ गया हो और ये प्लैंक यहां आ गया। बोलो समझ में आई कहानी? हाँ सर। अब सोचो, प्लैंक कितना पीछे चला? एक्स, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। प्लैंक की मोटाई कितनी है पूरी? ये टोटल लेंथ कितनी है? ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 4। तो सोचो हॉरिजॉन्टल में 1 kg कितना चला? वाई से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल से मतलब है। तो 1 kg कितना चला हॉरिजॉन्टल में? 4 माइनस एक्स। और प्लैंक कितना चला? एक्स, क्योंकि हम सिर्फ एक्स वाली डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रख रहे हैं। ये अच्छा सवाल है, बुद्धि लगाना है एकदम। अरे हाँ सर। तो देखो m1 4 kg, राइट में कौन गया? प्लैंक, तो उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब प्लैंक क्या? 1 kg, तो 1 इंटू 4 माइनस एक्स, माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि प्लैंक पीछे गया, मतलब वेज पीछे गया, माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0, therefore 4 माइनस एक्स, माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आई 4/5 में, 4/5 मीटर। देखो सही कराया क्या अपन ने सब कुछ? हाँ, मैच कर गया, मैच कर गया, 4/5 मीटर। अरे हाँ सर, 4/5 मीटर। क्या ये एक और अच्छा इलस्ट्रेशन है जो बताता है, क्या बताता है? जो बताता है कि अगर प्लैंक और ब्लॉक को प्लैंक और ब्लॉक अगर हैं या वेज और ब्लॉक अगर हैं, तो भले वो अलग डायरेक्शन में चले या सेंटर ऑफ मास चले, फिर भी ऐसा हो सकता है कि एक डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, एक डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो। अरे मैं सही कहता हूं, तुम नहीं सुनते बस मेरी। अरे हाँ कि ना? बोलो समझ आया क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? आ जाओ, अगेन ऐसा ही एक सवाल, बढ़िया ध्यान सुन, उसी प्रकार का सवाल, वही कॉन्सेप्ट है वापस। Find out the distance traveled by the ring of mass 1 kg when the string of length 2 meter becomes vertical after the system is set free. पहले समझो सवाल क्या है। एक ना ऐसे रॉड है, उसमें ना एक छल्ला है, ये रहा। इस छल्ले का मास 1 किलो है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस छल्ले से एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी की लेंथ 2 मीटर है, उससे 2 किलो का ब्लॉक। समझो 2 किलो के ब्लॉक को छोड़ दो तो क्या 2 किलो का ब्लॉक नीचे आएगा? पर छल्ला अगर फ्रिक्शनलेस रॉड पे फंसा हो तो आपको लगता है छल्ला इधर आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं।
मान लो इस सवाल को मैं कराता हूं, अगला इसका तुम होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे, बढ़िया सवाल होगा वो, इसे अच्छे से समझ लो, इसको समझो बिल्कुल ऐसे। एक और अगला सवाल है वो तुम होमवर्क में करोगे। अच्छा, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रिंग ऑफ मास 1 kg व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर बिकम्स वर्टिकल। ओके, पहले सोचो होगा क्या। अगर तुम बहुत लॉजिकली समझो तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये होगा ये ना, तुम इसकी किसी भी मिडिल सिचुएशन में देखो, कोई भी इसकी मिडिल सिचुएशन देखो, इसकी इसकी और इन दोनों को एक साथ देखो, तुम्हें एक बात समझ आएगी। इस छल्ले पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर, नीचे लग रहा है 10, इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी, इस पे नीचे लग रहा है 20। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है छल्ले और 2 kg के बीच में, दोनों को एक साथ लगे तभी बात बनेगी। अब तो उसको ध्यान से देख, इस सिस्टम पर एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में एन 10 और 20 को बैलेंस करनी जरूरी थोड़ी है, वरना 20 नीचे ही क्यों आएगा। तो किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, एक्स में। और क्या VCOM इन एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन। अरे हाँ सर, बढ़िया बातें पढ़ रहे हैं, गड़बड़ मत करना। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन एक्स डायरेक्शन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करूं, ट्राई करेगा तू? अरे ट्राई करेगा, चल मैं ही बताता हूं, अगला तेरे लिए होमवर्क के लिए दूंगा, थोड़ा इससे अच्छा होगा वो। ठीक, इसने बोला बताओ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रिंग, यानी कि छल्ला कितना चल जाएगा जब ये वर्टिकल हो जाए। देखो ध्यान से, पहले छल्ले को यहां मान लो, इसको यहां मान लो, ये दूरी 2 मीटर है। देख छल्ला मान लो चला एक्स हॉरिजॉन्टल में, तो सोचो 2 kg कितना चला, 2 माइनस एक्स। अरे हाँ सर, हॉरिजॉन्टल से मतलब है, वर्टिकल से क्या मतलब, उसमें तो कंजर्व ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो वही लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला, डायरेक्ट आंसर 1 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, यानी कि x इक्वल टू 4 माइनस 2x, यानी कि x इक्वल टू 4/3 मीटर। अरे हाँ सर, x इक्वल टू 4/3 मीटर, आंसर आ गया सर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर मजा आया। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ बढ़िया सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं है इनमें बहुत ज्यादा, इसे सवाल आ सकते हैं, इनके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर, गॉट योर पॉइंट। 4/3 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ, इसको होमवर्क में दे दूं क्या यार? अब ध्यान से करना सवाल। अब सवाल में वही सवाल है, 1 किलो 2 किलो, अब वर्टिकल नहीं कर रहे हैं, 37 डिग्री ले जा रहे हैं। कितने डिग्री? 37 डिग्री। तो 2 मीटर कितना चलेगा तुम्हें सोचना है, ठीक है। और ये x मान लो, तो सोचो ये कितना चलेगा, तुम्हें सोचना है। ये अगर 2 है तो ये कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2 cos 37, यानी कि 2 इंटू 4/5, यानी कि 8/5। तो सोचो ये कितना बचेगा। यार मैंने पूरा ही बता दिया सवाल, मैं नहीं बताऊंगा, बराबर भावुक हो गया मैं। ये सवाल होमवर्क है, फटाफट लिख लो और खुद करोगे सब लोग, वही सवाल है। और अब वर्टिकल की जगह क्या कर दिया, 37 डिग्री पर। ओ हो, अरे कर सकते हो तुम लोग, करो भाई, अरे करो भाई। कर लिया क्या? अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का, अरे बोलो मेरे राम लालो श्याम लालो, अरे शर्मा तो नहीं रहे हो? नहीं सर नहीं शर्मा रहे हैं, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। चलो कई बच्चे फिर कई बार परेशान होते हैं, आप लोगों ने लेट चालू करा था,
परेशान ना हो सर 11 कब खत्म होगी, ये कब होगा, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से खत्म कराएंगे। मैंने पिछली बार भी बोला था, पूरे 11वीं 12वीं को एक साथ देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोर्स खत्म कराने की टेंशन मत लो। कोर्स हम क्रैश कोर्स में भी खत्म कराता हूँ भैया, मैं 2 महीने में 3 महीने में। कोर्स खत्म कराना बड़ी बात नहीं है। आपका पूरा स्ट्रक्चर है कि करीब 15 से 16 महीने में पूरी 11वीं 12वीं शानदार कंप्लीट होगी। समझ आ रहा है तो टीपीवी वर्कशीट पूरी कर लो, पूरे लेक्चर देख लो, टेंशन ही नहीं लेनी एकदम। इस जैसे 11वीं 12वीं अलग अलग मत करो, पूरी फिजिक्स एक साथ है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो बोलो है कि नहीं है? हमारे लिए तो जो 30 चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, लिटरेचर में 2 में तो 31 चैप्टर, वो सब एक साथ हैं, सब कुछ कनेक्टेड होगा। वास्तविकता में तो जब मैं तुम्हें एसएचएम वेव पढ़ाऊंगा तो वेव्स, ध्यान सोचो, एसएचएम वेव, साउंड वेव, साउंड वेव को बिल्कुल सेम कौन है? वेव ऑप्टिक्स। ये वेव ऑप्टिक्स किसका चैप्टर है? 12th का। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ा जाता है ग्रेविटेशन। हाँ, ये सब लिंक्ड है, ये कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल फील के साथ पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। तुम लोग जो पढ़ा रहे हो उस पर फील करो। ओके ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। अब देखो, अरे पक्की बात, ये कर लोगे क्या होमवर्क वाला सवाल? तू ध्यान से देख, तो मैंने तेरे को 6 सवाल कराए सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। 3 सवाल जिसमें सेंटर ऑफ मास सभी डायरेक्शन में रेस्ट पे था, 3 सवाल जिसमें सेंटर ऑफ मास एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे था। नेट फोर्स 0 था, VCM 0 था। ओके, अब अपन चलेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता था? जब नेट फोर्स 0 होता था, जब नेट फोर्स 0 होता था। ओके चलो आज ध्यान से सुनते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ध्यान से समझे, अच्छे से। कैसे समझो? अलॉन्ग ग्रेविटेशन डायरेक्शन पे सबकी बात समझने से पहले मेरे बेसिक बात समझो। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉम्ब है, रखा हुआ था, हो इसने जाके रख दिया, ठीक, इसे रखा हुआ। अब क्या हुआ कि इसमें के एकदम से फूट गया, फूटे गई। अच्छा एक बात बताओ, पहले कुछ बेसिक सी बात समझना। बम जब फूटता है तो उसकी प्रक्रिया को समझो, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है अंदर। क्या बम ऐसे तो नहीं फूटता धीरे से कि भाई देखो मैं फूटने वाला हूं, फिर मत बोलना, मर जाओगे, जल्दी से भाग जाओ, धीरे से फूटे। बम ऐसे तो नहीं फूटता। बम कैसे फूटता? रखा हुआ है, हाँ बात सोच के देख, बम फूटने में शायद 0.001 सेकंड से भी कम समय लगता है। और बम के जो पार्टिकल होते हैं, क्या जब बम फूटता है तो जो बम के पार्टिकल होते हैं, क्या वो बहुत थोड़ी बहुत रफ्तार से आते हैं कि जबरदस्त 100-200 मीटर पर सेकंड? बड़ा सोच, मान लो कि बम था, ऐसे फील करा रहा हूं तेरे, जिसकी जरूरत पड़ेगी इसे समझना। मान लो कि बम था, इस बम के 2 टुकड़े हुए, होते तो हजारों है, वैसे मैं 2 से समझा रहा हूं, 2 टुकड़े। मान लो कि बम 10 किलो का। अब मान लो टुकड़े होने के बाद ऐसे दोनों बराबर टुकड़े ले रहे हैं, ये 5 किलो का, ये भी 5 किलो का, ये इधर भागा मान लो 200 मीटर पर सेकंड से। अब समझना अच्छे से। पहले ये सोचो, क्या इस 5 किलो के टुकड़े की, जो बम का टुकड़ा था 5 किलो का, हालांकि इसको हम बाद में इंपल्स के नाम से जानेंगे, और पहले फील करो, क्योंकि आपको फील आना बहुत जरूरी है। क्या ये 5 किलो का टुकड़ा फूटने से पहले 0 रफ्तार पे था? हाँ भाई, इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, बहुत कम थी, ठीक है। अब ये टुकड़ा फूटा, कितनी देर में इसकी रफ्तार 0 से 200 हो गई? बोलो कितने देर में? सर सिर्फ 0 से 0.01 सेकंड। मतलब जो इंटरनल फोर्सेस लगे होंगे बम फूटने के लिए, क्या वो बहुत तगड़े होंगे? इस पे F इंटरनल इधर लगा हो, इस पे F इंटरनल इधर लगा हो, तो इस पे F इंटरनल इधर लगा हो, इसकी रफ्तार मान लो आई होगी। सोच के देखो, तो इस F इंटरनल ने करा क्या?
इस एफ इंटरनल ने क्या इसकी रफ्तार 0.01 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड कर दी। मैं तेरे को एग्जांपल लेके बताता हूँ। क्या इस एफ इंटरनल को अगर देखें तो इस एफ इंटरनल ने मास इंटू एक्सलेशन यानी कि 5 इंटू ए, यानी कि ए की वैल्यू आई 5 f/5। इस ए ने कितनी सी देर में 200 मीटर पर सेकंड कर दी, देख 0.01 सेकंड में। तो v इक्वल टू यू इनिशियल प्लस एक्सलेशन f/5 इंटू टाइम दैट इज 0.001 सेकंड। ठीक, तो और v के लिए कितनी है 200, तो 200 इंटू 5 बाई 10⁻⁻3 यानी कि f, यानी कि f की वैल्यू कितनी आई, ये हो गया 1000 इंटू 10⁻3 यानी कि 10⁻6 न्यूटन। प्रैक्टिकल डेटा ले रहा हूं थोड़ा, सोच होने की क्या इंटरनल फोर्स 10⁻6 न्यूटन लगा, पर सिर्फ 0.01 सेकंड के लिए लगा। 0.001 सेकंड, ये ऐसे ही कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ऐसे फील करा रहा हूं मैं आपको, यानी कि क्या इसमें भी इतना ही लगा। बात तो सर आप सही, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब बम फूटता है तो बम फूटने की प्रक्रिया में जो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं वो बहुत कम देर के लिए लगते हैं, पर क्या वो बहुत बड़े होते हैं। इनको बाद में हम इंपल्सिव फोर्स के नाम से जानेंगे, झटका फोर्स। अभी फील करो, अच्छा इन्हें बोलते हैं झटका फोर्स। झटका फोर्स मतलब जो बहुत कम टाइम के लिए लगे पर बहुत बड़े लगे। सोच कितने लगे, सोच कितने लगे, 10⁻6 न्यूटन। 10⁻6 न्यूटन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, बात समझ में आ गई सर, कोई कष्ट। अब इतनी कहानी नहीं करनी होती। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ऐसा हुआ, अब तेरे को लॉजिकली समझ में आएगा कि अगर ये 5 किलो का हिस्सा इधर गया 200 से, तो बताओ दूसरा वाला 5 किलो का हिस्सा कितने से गया। तो इतनी कहानी नहीं करनी होती, समझे। आप ये बोलते हो कि सर इन दोनों पर मिलाकर एफ नेट 0 है, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सर इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, इसका फाइनल मोमेंटम 200 इंटू 5, उसका फाइनल मोमेंटम 5 इंटू वी। क्या v की वैल्यू भी 200, क्योंकि दोनों का मास मैंने सेम ले लिया था, यानी कि ये भी पीछे 200 से। हाँ सर, बात सर आपकी समझ आ गई, बात सर आपकी समझ आ गई। ओके, मैंने ये भी फील कराई, मोमेंट कंजर्वेशन से आंसर आ गया। इतनी थोड़ी कहानी करनी होती है। मान लो मैं आपको ये सवाल दे दूं, ओरली करना सब लोग। एक बम है 10 किलो का, 2 टुकड़े हुए, बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। ये 8 किलो का, ये 2 किलो। 2 किलो की रफ्तार आई 300 मीटर पर सेकेंड। बताओ इसकी रफ्तार कितनी आएगी, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। जैसे ही बम फूटा बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। और नेट फोर्स 0 दोनों पर मिलाकर, क्यों 0 है कहानी समझ में आ रही है। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो सर इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। सर अगर बम रखा हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो 300 इंटू 2 प्लस 8 इंटू वी इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू आई 600/8, 300/4, 150/2, 75। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। हाँ सही कह रहा हूँ ना, 300/4, 150/2, हाँ ठीक, 75 मीटर पर सेकेंड। और माइनस आया, माइनस का मतलब क्या, पीछे। माइनस का क्या मतलब, पीछे। क्या ये बहुत आसान सवाल है। हाँ, क्या कहानी भी समझ आई है। हाँ, इस कहानी को दिमाग में रखो, ये कहानी फील के लिए, ये एक एग्जाम्पल। कहानी यहां से चालू हो रही, बम फूटने वाले सवाल हैं ये। कौन से सवाल हैं, बम फूटने वाले। अच्छा सर, कहानी यहां तक समझ आ रही है, अब क्या करूं। ठीक सर, कहानी समझ आ गई। अच्छा सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ध्यान से सुनो। अच्छा 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 अच्छा, ये कहानी समझ आ गई। बम जब फूटता है तो जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम देर के लिए लगते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ये क्यों समझाया मैंने, अभी तेरे को समझ में आएगा थोड़ी देर, अब सुन। ठीक भाई,
ये क्लियर है? और एक एग्जांपल भी करा दिया। मैं तो कह रहा हूं अगर 3 टुकड़े कर दे तब भी क्या अपन सवाल कर सकते हैं। अभी 3 टुकड़े वाले कराऊंगा, पहले एक बात कंसेप्चुअल समझाता हूं, ग्रेविटेशनल डायरेक्शन वाली, वो तुम्हें फील आ जाएगी कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। अच्छा ठीक है सर, ये बात हमको समझ आ गई। चलो भाई, उतार लिया सबने? अरे उतार लिया सबने? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ देखो फोर्स कितना बड़ा आ रहा है ना, पर बहुत कम देर के लिए लगा और उसने अपना इंपैक्ट छोड़ा, तभी तो उसके टुकड़े की रफ्तार 0 से 200 हो गई। हाँ, पर बार बार इतनी कहानी मन में रखनी। सवाल तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हो जाता है एक ही लाइन में, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके बोलो क्लियर? अरे पक्का? ठीक, मैं छोटे छोटे 1-2 सवाल और करता हूं, फिर कहानी पे आऊंगा। देखो ध्यान से, जब कर दूं इसको, जब कर दूं इसको। ओके देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं, कंफ्यूज मत होना दो। मान लो एक बम था, सिंपल सवाल कर रहा हूं, एक और एग्जांपल, छोटे छोटे सवाल करता हूं, फिर आपको कहानी में अलग ले जाऊंगा। मान लो एक बम था जो दौड़ रहा था, ऐसे किसी ने लुढ़का के भेज दिया इसको 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर? ओके ठीक है सर। अब इसके टुकड़े हो गए 2, ठीक, ये ऐसे टुकड़े हो गए इसके, ठीक। कोई 10 किलो का था बम, एक 4 किलो का टुकड़ा, एक 6 किलो, और टुकड़े होने के बाद इस 4 किलो की रफ्तार आ गई इधर 50 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ये v क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कोई खास बात नहीं है, बोलो सिंपल। क्या बम जब फूटा तो जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना, ये जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ, तो क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम? अब इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है, अब इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है। ओके सर, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? सिंपल, 10 इंटू 10, इधर पॉजिटिव ले रखा है। ओके, 4 का मोमेंटम बाद में, 4 इंटू 50, 6 का 6 इंटू वी, तो 100, 450, 200, माइनस 100/6, यानी कि -50/3। माइनस का मतलब पीछे, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर चलता हो बम भी फूटे तब भी हम सवाल कर सकते हैं। ओके, अभी बम के 2-3 टुकड़े भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। ये कहानी हमें समझ आ गई, ये कहानी हमें समझ आ गई। ओके, अब ध्यान सुनना, बच्चे को कंफ्यूजन कहां, बच्चे को कंफ्यूजन कहां आता है, सुनना ध्यान से। ये क्लियर हो गया? अच्छा सुन, अब सुनना कंफ्यूजन कहां आता है, ध्यान से देख। मान लो एक बम है जो हवा में ऐसे, और वो फूट गया। ओहो, उसके 2 टुकड़े हुए, 2 किलो का बम था। ओहो, 1 kg 1 kg। हाँ, अब बम फूटा, ध्यान समझ, ये बम फूटा ऐसे, जस्ट बिफोर फूटना, JBF मतलब जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना। ओके, अब मान लो कि इसकी रफ्तार v1 आई और इसकी रफ्तार v2 आई। अब बच्चे के मन में कंफ्यूजन, ये ध्यान समझना, कंफ्यूजन ये, क्या यहां से लेकर यहां तक इज मोमेंटम इज कंजर्व? बच्चे का डाउट सुनना, जब फूट रहा था तो इस पे फोर्स लग रहा था F इंटरनल ऊपर, इस पे फोर्स लग रहा था F इंटरनल नीचे, पर साथ ही साथ एक mg भी लग रहा है। तो क्या नेट फोर्स 0 था? नहीं। तो क्या जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, कंफ्यूजन सुनना, जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, क्या मोमेंटम इज कंजर्व? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? सर नो, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 नहीं है। पर मेरा आंसर है यस। वाई? अब जो मैंने पीछे लॉजिक दिया था उसको सुनना अच्छे से। जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, क्या बहुत कम समय है? बहुत कम
समय है एंड एफ इंटरनल बहुत बड़ा है mg से। हाँ सर, जाकर एफ इंटरनल क्या आया था 10 to the power 6। अगर ये 2 किलो का बम भी है तो भी 20 ही तो लगा नीचे। हाँ सर, तो सोच 10 to the power 6 के कंपैरिजन में 2 किलो क्या है? कुछ नहीं। क्या ड्यूरिंग दिस एफ इंटरनल इज ग्रेटर देन mg? हाँ, therefore we can consider f net approximately 0, therefore p initial बराबर p फाइनल। जब ग्रेविटी आई थी ना बच्चों, लगता है ग्रेविटी में बम फूटा तो नेट फोर्स 0 थोड़ी हुआ। मानता हूं कि थोड़ा सा हो सकता है, पर इंटरनल फोर्स इतना बड़ा होता है कि mg को नेग्लेक्ट कर दो उस दौरान। किस दौरान? जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना। जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, वी कैन कंसीडर मोमेंटम कंजर्वेशन बिकॉज mg इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंटरनल फोर्स। ओके, तो अगर बम हवा में फूटे तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स बम का बहुत बड़ा होता है mg के कंपैरिजन में, इसलिए कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है, पर सवाल करने के लिए ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर मैं सवाल में पूछूं कि 1 kg की v1 रफ्तार 100 थी, तो तू बोल सकता है कि इसकी भी 100 थी। या मैं ऐसा सवाल दूं, देखो ध्यान से, बम फूटा 3 किलो का, एक 1 किलो, एक 2 किलो। 1 किलो का टुकड़ा गया 100 मीटर पर सेकंड से, बताइए 2 किलो का कितने से जाएगा? v से। तो डायरेक्ट लिखेगा 1 × 100 इक्वल टू 2 × v, यानी कि v की वैल्यू 50। तूने डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन करा क्योंकि तुझे बैकेट की कहानी पूरी पता है कि भैया जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, भले ग्रेविटी है फिर भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं क्योंकि इस दौरान ग्रेविटी की कोई हैसियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स बहुत बड़ा था। तो इन केस ऑफ बम फूटना क्वेश्चंस अंडर ग्रेविटी, जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, momentum can be conserved. Momentum can be conserved. Why? Because F internal is very large as compared to mg. इन्हीं फोर्सेस को बाद में हम नए नाम से जानेंगे, इंपल्सिव फोर्सेस। अभी परेशान नहीं होना, अभी इसी को समझना। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सी यू। चलो भाई, ये कहानी फिर से समझ आई, ये कहानी फिर से समझ आई सर। तो बम फूटने वाले मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों होता है वो समझ में आई, इसलिए मैंने कहानी समझाई थी कि इंटरनल फोर्स बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए हम ग्रेविटी के अंदर जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर है सर। ओके, सुनो अब मेरी बात, चलो भाई आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़ जाए, तो आ जाओ, थोड़े बम वाले सवाल और करते हैं। तो भाई बम के 3 टुकड़े हो गए, अब ग्रेविटी में भी कराएं तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। A bomb burst into 3 pieces of equal masses as shown below. Find out the velocity of third piece. देख 3 टुकड़े हुए, आप कंफ्यूज मत होना। सर आपने तो एक्स एक्स में करा था, एक्स याद कर मैंने क्या बोला था इसमें, क्या नेट फोर्स 0 है? हाँ, इन ऑल डायरेक्शंस। हाँ, जस्ट बिफोर फूटना, जस्ट आफ्टर फूटना, देयरफॉर क्या P इनिशियल x इक्वल टू P फाइनल x, P इनिशियल y इक्वल टू P फाइनल y। ये समझ में आ रहा है? x और y पे क्या अलग अलग लगा सकते हैं, x का अलग, y का अलग। अरे हाँ सर, ये करना पड़ेगा तुम्हें इस सवाल में।
पर दोनों में लगा सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स सभी डायरेक्शन में जीरो है। हाँ, तो क्या दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं? हाँ, पी इनिशियल एक्स पी फाइनल एक्स पी इनिशियल वाई पी फाइनल वाई, क्या लगा सकते हैं? हाँ, लगा के बता, तू कर सकता है? मैं बताऊं आसान तरीका क्या कर, इस V3 के दो टुकड़े कर ले, इधर मान ले Vx, इधर मान ले Vy, ठीक, अपने आप Vx Vy आ जाएंगे। जल्दी से कर सकता है तू? इनिशियल मोमेंटम, पहले तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियली तो रुका हुआ था ये ऐसे, कुछ भी नहीं था इनिशियल मोमेंटम। हाँ बोलो बोलो, अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, अरे कंफ्यूज मत हो, करके बता दो। तीन टुकड़े हुए बराबर, तो अगर इसका टोटल मास m था तो इसका एक काम करो ना, इसका 3m ले लो, तो इसका कितना m, इसका m, इसका m, कर सकते हो तुम लोग आराम से, mm कट जाएगा, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, अरे करके बता दो। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जीरो, अपन ऐसे पॉजिटिव ले लेते हैं और ऐसे पॉजिटिव ले लेते हैं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में 1 का मोमेंटम, 2 का मोमेंटम, 3 का मोमेंटम, ठीक। मैं तो कह रहा हूं आपको कभी भी कंफ्यूजन से बचना हो ना, तो आप तो जो वेरिएबल हो उसको भी ऐसे ही मान लिया करो, Vx और Vy, पॉजिटिव डायरेक्शन में Vy और Vx, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चलो, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, परेशान मत हो। इनिशियल डायरेक्शन में x में मोमेंटम जीरो, इनिशियल डायरेक्ट फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन 1 का जीरो, 2 का m इंटू 100, 3 का m इंटू Vx। अरे हाँ, m ने m को मार दिया, Vx की वैल्यू माइनस m। हाँ सर, in the same way initial momentum in y direction zero, initial momentum of 1 in y direction, final momentum of 1 into y direction m into 100, final momentum of 2 in y direction 0, final momentum of 3 in y direction m into vy, m ने m को मार दिया, vy की वैल्यू माइनस, हो माइनस सिग्निफाइज वाइट, बोलो क्लियर है? यानी कि वास्तविकता में इधर 100 और इधर 100 से जा रहा है, मतलब ये वैल्यू 100√2 है। अगर ये वैल्यू 100√2 है, सोचो अगर ये 100 और ये भी 100, तो क्या ये वैल्यू 100√2? हाँ, तो देख मैग्नीट्यूड आ गया, और देख डायरेक्शन कितनी हुई, 45। हाँ, tan थीटा बराबर Vy बाई Vx। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अरे सोच लो, तो tan थीटा बराबर Vy बाई Vx, तो 100√2। ओ हो, बोलो क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ सर, आ गया लो, तो 100√2 एट 45 डिग्री से करेक्ट आंसर। अगर बम के 3 टुकड़े भी हो जाएं तब भी मुझे कोई कष्ट वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, बोलो क्लियर? यस, आंसर देख लो आ गया क्या? ओहो 100√2 45 डिग्री, यस। एक और लो, 3 टुकड़े हुए, ओहो एम मास था, एक m/4 एक m/2, इसकी रफ्तार गई 3v, इसकी गई 5v, बोलो एक टोटल m मास था, ठीक, एक टुकड़ा हुआ m/4, एक हुआ m/2, ये गया इधर 5v से, ये गया इधर 3v से, v3 के लिए बताओ। वैसे ही करना है बिल्कुल जो भी सिखाया है, कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, बम फूटने वाले सवाल समझ आ गए तुमको, कंफ्यूज मत हो। अरे बम फूटने वाले सवाल आ गए तुमको, फटाफट से बता दो, अरे हाँ ना तो बोलो, कर सकते हो तुम लोग ये वाला सवाल। फिर से वही बात सर, P इनिशियल x बराबर P फाइनल x इक्वल टू P इनिशियल y, P फाइनल y, ओके, इनिशियल P इनिशियल x जीरो है, P इनिशियल y भी जीरो है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो जीरो इक्वल टू इधर पॉजिटिव ले लें, ये 1 2 3 ले लें, तो इनिशियल इसका 1 का 0 है, इसका लिखा जाएगा m/2 इंटू 5v, इसकी इधर रफ्तार मान लें vy, इधर मान लें vx, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले तो ये m/4, ये m/2, तो ये कितना बचा? ये भी m/4 बचा, बिल्कुल सही सर, तो प्लस m/4 इंटू vx। हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है, m/4, हाँ ठीक है, तो m ने m को मार दिया, तो 5v/2 इक्वल टू माइनस vx/4, vx की वैल्यू आई -10। हाँ सही तो लग रहा है,
-10v, बिल्कुल सही। ऐसे ही Vy में लिखो, इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन 0, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन y डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन y डायरेक्शन m/4 इंटू 3v, सेकेंड का 0, थर्ड का m/4 इंटू Vy, 4 ने 4 को, m ने m को मार दिया, Vy की वैल्यू -3v, यानी कि इस पार्टिकल की इधर रफ्तार हो गई 10v, इधर हो गई 3v, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस थर्ड पार्टिकल की इधर हुई 10v, इधर हुई 3v, इन दोनों का रिजल्ट आप कर सकते हो। ये एंगल थीटा वीटा ले लो, तो ये कितना हो गया 100 + 9, तो 1√109v, और tan थीटा की वैल्यू 3/10। हो देख आंसर आ गया। अरे आ गया क्या देख, इसने थीटा वर्टिकल से लिया है, मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया है। देख, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या ये प्योर कैलकुलेशन है? बम फूटे 2 टुकड़े 3 टुकड़े कोई 4 कर ले, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और ऐसे नहीं सिर्फ बम के सवाल कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सीख रहे हैं हम। नेट फोर्स 0 है, इस पे लगा इतना, इस पे लगा इतना। अरे हाँ सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। इन्हीं सवालों को आगे बढ़ाऊंगा बम वालों, प्रोजेक्टाइल घुसा दूंगा थोड़ा सा, अगले टाइम पे ट्रॉली वाले सवाल आ जाएंगे, बुलेट वाले सवाल आ जाएंगे, गन वाले सवाल आ जाएंगे। सवाल ही सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया हर एक वैरायटी के एक सवाल का। अरे फील आ रही है कि नहीं आ रही है रामलालो? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो अगले टाइम पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, शब्बा खैर, बाय बाय, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू।